welcome to Game of Chemistry channel and in this video we will study about Jezza salt and इससे पहले के वीडियो में हम मेटल कार्बोनल्स एंड मेटल कार्बोनेट्स को कंप्लीट कर चुके हैं. यू कैन चेक दैट फ्रॉम द प्लेलिस्ट. ओके, सो हम स्टार्ट करते हैं. आज का जो मेन टॉपिक रहेगा वो जेज़ा सोल्ट रहेगा. सबसे पहले हम इसकी प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे, आफ्टर दैट इसके स्ट्रक्चर को पढ़ेंगे, देन इसकी सिंथेसिस और फिर इसकी बॉन्डिंग कैसे होती है, इसमें बॉन्डिंग कैसे होती है वो समझेंगे. उसके बाद इस पार्ट से क्वेश्चंस कैसे आते हैं वो समझेंगे. बिकॉज आप कोई भी टॉपिक पढ़ो उसके बाद आपको हमेशा ये देखना चाहिए कि इस पार्ट से क्वेश्चंस कैसे आते हैं, चाहे वो सेमेस्टर एग्जाम्स की बात हो, एंट्रेंस एग्जाम्स की बात हो, और फिर आप उस आंसर को कैसे प्रेजेंट करेंगे वो आपको एनालाइज करना चाहिए. सो विदाउट एनी डिले हम स्टार्ट करते हैं. तो जेज़ा सोल्ट के बारे में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो आपको याद रखनी है वो ये रखनी है कि ये फर्स्ट ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड था ट्रांजिशन एलिमेंट का. ठीक है, द फर्स्ट ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट इज जेज़ा सोल्ट एंड द मोलिकुलर फॉर्मूला इज दिस. पोटेशियम इसमें कैटायन होता है एंड ये आपका जो है एनायन है. एनायन में जो आपका मेटल एटम है वो प्लेटिनम है. 3 आपके क्लोराइड लिगेंड एंड एक इथाइलिन लिगेंड अटैच होता है. ठीक है, सो फर्स्ट थिंग आपको यहाँ ही पता चल गई कि फर्स्ट ट्रांजिशन एलिमेंट ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड था. ठीक है, सेकेंड थिंग आपको ये याद रखनी है कि इसका आयुपैक नेम क्या होता है. सेकेंड थिंग आपसे इसका आयुपैक नेम पूछ सकता है या फिर आपसे आईयूपीएससी नेम भी बोल सकते हो. ठीक है, तो आपसे आईयूपीएससी नेम पूछ सकता है तो वो इसका क्या हो जाएगा. आपको हमेशा पता है, हमेशा कैटायन को पहले लिखते हैं, तो पोटेशियम, ठीक है, देन ट्राइक्लोरो इथाइलिन. बिकॉज ये एनायन है तो इसमें हम जो प्लेटिनम है उसको प्लेटिनेट लिखेंगे, प्लेटिनेट. एंड प्लेटिनम की यहाँ पे जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो +2 है. हमेशा याद रखना प्लेटिनम या तो +2 शो करता है मोस्टली या फिर +4 शो करता है. ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में +4 शो करता है एंड स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स में +2 शो करता है. सो द आयुपैक नेम ऑफ जेज़ा सोल्ट इज पोटेशियम ट्राइक्लोरो इथाइलिन प्लेटिनेट 2. ठीक है, उसके बाद थर्ड थिंग आपको याद रखनी है कि इसकी ज्योमेट्री होती है स्क्वायर प्लेनर. स्क्वायर प्लेनर इसकी ज्योमेट्री होती है. ठीक है, उसके बाद आपको याद रखना है इसमें आपको बैक बॉन्डिंग देखने को मिलेगी. ठीक है, और इसके जो क्रिस्टल्स होते हैं वो येलो कलर के होते हैं एंड दिस इज डिस्कवर्ड इन 1827 एंड जो क्रिस्टल्स होते हैं वो येलो कलर के होते हैं. ठीक है, तो ये 3 से 4 बात आपको याद रखनी है जो कि इसकी प्रॉपर्टीज हैं कि ये एक फर्स्ट ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड था ट्रांजिशन एलिमेंट का. ये इसका आयुपैक नेम है, इसकी स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री होती है. 1827 में इसको डिस्कवर किया था एंड येलो क्रिस्टल्स होते हैं इसके. ठीक है, उसके बाद हम स्ट्रक्चर पे बात करते हैं. इसके स्ट्रक्चर को देखें तो इसका स्क्वायर प्लेनर आपको ज्योमेट्री देखने को मिलेगी. यहाँ पे जो आपका प्लेटिनम है वो +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में प्रेजेंट है और जो आपका ये इथाइलिन लिगेंड है, ठीक है, जो आपका इथाइलिन ग्रुप है दिस इज प्रेजेंट परपेंडिकुलर टू प्लेटिनम. ठीक है, तो जो ये आपका PTCl3 जो ये आपके ग्रुप है इसके परपेंडिकुलर प्रेजेंट है आपका इथाइलिन ग्रुप. ठीक है, ये बात हमेशा याद रखना कि जो आपका इथाइलिन ग्रुप है वो प्लेटिनम के परपेंडिकुलर प्रेजेंट है. तो ये इसका स्ट्रक्चर था. उसके बाद हम इसके सिंथेसिस की बात करते हैं. ठीक है, नाउ वी विल टॉक अबाउट इट्स सिंथेसिस. सो देखो, इसको हम 2 तरीके से बना सकते हैं. ठीक है, मीन्स 2 हमारे पास रिएक्शंस हैं जिसकी हेल्प से हम जेज़ा सोल्ट को फॉर्म कर सकते हैं. फर्स्ट हम इसको फॉर्म कर सकते हैं यूजिंग प्लेटिनम टेट्राक्लोराइड. ठीक है, तो हम जो हमारे पास फर्स्ट मेथड है वो ये है कि हम इसको प्लेटिनम टेट्राक्लोराइड की हेल्प से प्रिपेयर कर सकते हैं. इसके लिए हम लोग क्या करना है, हमें इथेनॉल लेनी है एंड इन दोनों को रिएक्ट कराना है. तो हमें एक एडक्ट मिलता है. ओके,
एंड इसको फिर हम फर्दर रिएक्ट कराते हैं KCl के साथ, पोटेशियम क्लोराइड के साथ, एंड देन वी गेट आवर JZ सोल्ट। ठीक है, तो फर्स्ट प्रिपरेटरी मेथड है कि हम इसको प्लेटिनम टेट्राक्लोराइड से प्रिपेयर कर सकते हैं, एंड दूसरा है कि हम इसको प्रिपेयर कर सकते हैं पोटेशियम टेट्राक्लोरोप्लेटिनेट से। ठीक है, ये है पोटेशियम टेट्राक्लोरोप्लेटिनेट और प्लेटिनम यहाँ पे 2+2 ऑक्सीडेशन स्टेट रिप्रेजेंट है। इसके लिए हमको चाहिए क्या, इसमें हमको सिंपली C2H4 पास करनी है। ठीक है, इथाइलिन गैस पास करनी है, एंड जो मीडियम है वो एसिडिक है, मीन्स इन द प्रेजेंस ऑफ HCl। ठीक है, और हमें क्या मिल जाता है, हमारा JZ सोल्ट मिल जाता है। तो ये हमारे पास दो प्रिपरेटरी मेथड्स हैं, दो सिंथेसिस रिएक्शंस हैं इसकी। फर्स्ट इज फ्रॉम PTCl4 एंड सेकंड इज फ्रॉम K2PTCl4 मीन्स पोटेशियम टेट्राक्लोरोप्लेटिनेट। ठीक है, नाउ वी विल टॉक अबाउट द बॉन्डिंग इन JZ सोल्ट। तो JZ सोल्ट में जो बॉन्डिंग होती है उसमें भी आपको सिनर्जेटिक इफेक्ट देखने को मिलेगा, जैसे कि आपको मेटल कार्बोनल्स में देखने को मिला था। अब आपको एक बात पता है कि जब भी सिनर्जेटिक इफेक्ट होता है, देखो सिनर्जेटिक इफेक्ट क्या होता है, बेसिकली पाई-वेव बॉन्डिंग जहाँ आपको देखने को मिलती है उसे हम सिनर्जेटिक इफेक्ट बोलते हैं। जैसे कि आपके पास यहाँ पे देखो एक मेटल है, ये कोई लिगेंड है। ठीक है, तो लिगेंड ने मेटल को अपने इलेक्ट्रॉन्स डोनेट किए और एक सिग्मा बॉन्ड फॉर्म किया। ठीक है, सिमिलरली जब मेटल पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज हो गई तो उसने वापस से इलेक्ट्रॉन्स को लिगेंड के जो एम्प्टी ऑर्बिटल्स थे उनमें डोनेट कर दिया और पाई बॉन्ड फॉर्म किया। और जो ये म्यूचुअल फॉर्मेशन है सिग्मा बॉन्ड की और पाई बॉन्ड की, इसको हम सिनर्जेटिक इफेक्ट बोलते हैं। और इसकी वजह से क्या होता है, जहाँ पे भी ऐसे इस तरीके से बॉन्ड फॉर्म होता है वो उसको एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी इम्पार्ट करता है। ठीक है, और स्टेबिलिटी का मतलब क्या है कि बॉन्ड लेंथ जो है वो शॉर्ट हो जाएगी। ठीक है, अगर आपके कोई बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होता है, इट मीन्स वो बॉन्ड स्ट्रॉन्ग है, इट मीन्स जो बॉन्ड लेंथ है वो शॉर्ट है, कम है। अब यहाँ पे आते हैं हम JZ सोल्ट में बॉन्डिंग को समझते हैं। देखो ये आपका मेन कॉम्प्लेक्स है JZ सोल्ट का, ये आपका स्ट्रक्चर है जहाँ पे जो आपका इथाइलिन लिगेंड है वो प्लेटिनम के साथ अटैच है, और यहाँ पे आपको ये सिनर्जेटिक इफेक्ट देखने को मिलता है इस वाले हिस्से में। ठीक है, मतलब जो आपका ये इथाइलिन मॉलिक्यूल है ये पाई एक्सेप्टर लिगेंड भी एक्ट कर रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो होता क्या है, मेटल के पास मेटल के जो d ऑर्बिटल्स हैं उनके कंपैरिजन में जो एनर्जी होती है सिग्मा बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स की, कार्बन कार्बन सिग्मा बॉन्डिंग जो ऑर्बिटल्स होते हैं उसकी एनर्जी क्या होती है, काफ़ी कम होती है, और एंटी बॉन्डिंग की काफ़ी ज़्यादा होती है। आपको पता है कि बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स की एनर्जी कंपेयर करें अगर हम एंटी बॉन्डिंग से तो वो हमेशा कम होती है, मीन्स बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स की एनर्जी कम होती है और एंटी बॉन्डिंग की ज़्यादा होती है। तो ऐसा ही सेम चीज़ यहाँ पे भी है, जो कार्बन कार्बन सिग्मा बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स हैं उनकी एनर्जी मेटल के d ऑर्बिटल से बहुत कम है और एंटी बॉन्डिंग की बहुत ज़्यादा है। अब आपको पता है अगर आप चाहते हैं कि बॉन्ड बने उसके लिए दोनों ही ऑर्बिटल्स की एनर्जी कंपेरेबल होनी चाहिए। अब आपको एक बात तो यहाँ पे समझ में आ गई होगी कि जो सिग्मा बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स और जो सिग्मा एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स हैं वो यहाँ पे प्लेटिनम के साथ बॉन्ड फॉर्मेशन नहीं कर रहे हैं, बिकॉज ये एनर्जी कंपेरेबल नहीं है यहाँ पे। तो बचते कौन से हैं, पाई ऑर्बिटल। ठीक है, तो अब कार्बन कार्बन के पास पाई बॉन्डिंग ऑर्बिटल भी है और पाई एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल भी है, और उन दोनों की एनर्जी कंपेरेबल है विद द वैकेंट डी ऑर्बिटल, और विद द मेटल जो मेटल के डी ऑर्बिटल्स हैं उनके साथ कंपेरेबल है। इट मीन्स बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट कौन कर रहे हैं, पाई बॉन्डिंग एंड पाई एंटी बॉन्डिंग ऑफ कार्बन कार्बन बॉन्ड। ठीक है, तो वो ऑर्बिटल्स यहाँ पे आपके बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो होता क्या है, जो आपके पाई हैं जो आपके बॉन्डिंग पाई ऑर्बिटल हैं मीन्स उनमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, मीन्स दे आर ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ठीक है, तो जो आपके बॉन्डिंग पाई ऑर्बिटल हैं वो क्या करते हैं, हमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को डोनेट करते हैं इनटू द मेटल और सिग्मा बॉन्ड फॉर्म करते हैं। ठीक है, सो द पाई बॉन्डिंग ऑर्बिटल donates their electron density into the metal and form sigma bond। ठीक है, और अब क्या होता है, जब मेटल पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज होने लगती है तो वो उस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को फर्दर क्या करते हैं, ट्रांसफर करते हैं इनटू द पाई एंटी बॉन्डिंग जो कि क्या है, अनऑक्यूपाइड है। ठीक है, जो कि वैकेंट है, और क्या फॉर्म करते हैं, अपना बैक बॉन्डिंग फॉर्म करते हैं।
इट मीन्स यहाँ पे भी आपको सिनर्जेटिक इफेक्ट देखने को मिलता है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, इस मॉलिक्यूल का इथाइलिन सिग्मा बॉन्ड फॉर्म करता है और यहाँ पे बैक बॉन्डिंग भी देखने को मिल रही है। तो आपको एक बात समझ में आ गई कि जो सिग्मा बॉन्डिंग और सिग्मा एंटी बॉन्डिंग है वो यहाँ पे बॉन्डिंग फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे। कौन कर रहे हैं, पाई बॉन्डिंग और पाई एंटी बॉन्डिंग कर रहे हैं। ठीक है, सो मैं अब आपको यहाँ पे रब करके लिख देती हूँ सारी चीजें। ये प्रॉपर्टीज आपने देखनी होंगी। देखो अब हम बॉन्डिंग की बात करें तो वो समझा देती हूँ आपको अच्छे से। सिग्मा बॉन्डिंग एंड सिग्मा एंटी बॉन्डिंग डोंट टेक पार्टिसिपेट इन बॉन्ड फॉर्मेशन। वो बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं बिकॉज जो एनर्जी है सिग्मा बॉन्डिंग की और एंटी बॉन्डिंग की वो कंपेरेबल नहीं है विद द मेटल डी ऑर्बिटल्स। तो यहाँ पे कौन पार्टिसिपेट कर रहे हैं, पाई बॉन्डिंग एंड पाई एंटी बॉन्डिंग, बिकॉज इनकी एनर्जी जो है वो कंपेरेबल है विद द मेटल डी ऑर्बिटल्स। और आपको पता है जहाँ पे एनर्जी कंपेरेबल होती है वही बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट करते हैं। ठीक है, दूसरी बात, थर्ड थिंग आपको याद रखनी है कि यहाँ पे भी आपको बैक बॉन्डिंग और सिनर्जेटिक इफेक्ट वाला कॉन्सेप्ट देखने को मिलता है। ठीक है, जो पाई बॉन्डिंग होते हैं वो क्या बनाते हैं, सिग्मा बॉन्ड बनाते हैं इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को डोनेट करके मेटल की ऑर्बिटल्स में, मेटल की डी ऑर्बिटल्स में। और जो पाई एंटी बॉन्डिंग होते हैं वो बैक बॉन्डिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। ठीक है, और इसी सब की वजह से आपका क्या होता है, ये बॉन्ड फॉर्म होता है। और इसकी जो बॉन्ड लेंथ होती है वो कंपेरेटिवली शॉर्ट होती है एंड द रीजन इज बैक बॉन्डिंग। ठीक है, तो ये आपका बॉन्डिंग का कॉन्सेप्ट था इन जेजेसोल्ट। और जिन्होंने ये कॉन्सेप्ट दिया था, मीन्स जिन्होंने ये कॉन्सेप्ट बताया था, वो था डिवैट चैट। और इसलिए हम इस मॉडल को, जो एक बॉन्डिंग मॉडल, इसको हम डिवैट चैट मॉडल बोलते हैं। तो कई बार ना क्या है, पूछा जाता है आपसे कि डिवैट चैट मॉडल एक्सप्लेन करो, एक्सप्लेन द डिवैट चैट मॉडल फॉर एक्सप्लेनिंग द बॉन्डिंग इन जेजेसोल्ट। ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो यही आपको पूरा एक्सप्लेन करना है वहाँ पे। उसके बाद मैं बताती हूँ कि किस तरीके से क्वेश्चन इस पार्ट से पूछ सकते हैं। ठीक है, जो एग्जामिनर है वो इस पार्ट से कैसे क्वेश्चन पूछ सकता है वो अब हम एक्सप्लेन करेंगे। वी विल डिस्कस दैट थिंग। ठीक है, तो क्वेश्चन जैसे पूछ सकते हैं उसके लिए मैं सबसे पहले आपको स्ट्रक्चर ड्रॉ कर देती हूँ। प्लैटिनम, क्लोरीन, 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 H2 and H2. Okay. सो अभी हम सारे कंसेप्ट समझ चुके हैं कि कैसे सिंथेसिस होती है, क्या इनकी प्रॉपर्टीज है, स्ट्रक्चर क्या है, और बॉन्डिंग कंसेप्ट को भी समझ चुके हैं। सो जो क्वेश्चन फर्स्ट है वो आपसे जो मोस्टली पूछा जाता है वो ये पूछा जाता है कि जो बॉन्ड लेंथ है, ठीक है, जो बॉन्ड लेंथ है इथाइलिन मॉलिक्यूल के अंदर वो जेजेसोल्ट में कंपेरेटिवली लॉन्गर है, लार्जर है इफ वी कंपेयर इट विथ फ्री इथाइलिन। मीन्स क्वेश्चन ये होता है कि द बॉन्ड लेंथ इन इथाइलिन मॉलिक्यूल, जो ये बॉन्ड लेंथ है इसकी बात कर रहे हैं, इज लार्जर इन जेजेसोल्ट as compared to free ethylene molecule। ठीक है, अब आपको इसका आंसर पता है, सिंपल सा आंसर है बैक बॉन्डिंग। देखो होता क्या है, कोई आपको एक बात पता होनी चाहिए कि जो बॉन्ड होता है वो दो इलेक्ट्रॉन से मिलके बना है। ठीक है, और अगर उसमें से जो इलेक्ट्रॉन्स अगर कहीं और इन्वॉल्व हो जाते हैं, मतलब उसकी कॉन्सेंट्रेशन उस बॉन्ड से ज़्यादा किसी और पे हो जाती है तो वो बॉन्ड वीक होने लगता है। अब समझो ये बात, सपोज करो ये मेरा इथाइलिन मॉलिक्यूल है, ठीक है,
यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व है और बॉन्ड फॉर्मेशन हुई है और बॉन्ड काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। अब क्या हुआ, इस इथाइलिन मॉलिक्यूल के साथ में एक दूसरा मेटल आके जुड़ गया, ठीक है, और जो ये मेटल जुड़ा है ये बहुत ही स्ट्रॉन्गली अटैच हो गया है आपके इस कार्बन से। इट मीन्स जो इस कार्बन के इलेक्ट्रॉन्स हैं वो यहाँ पे भी इन्वॉल्व हैं और वो यहाँ पे भी इन्वॉल्व है। अब एक बात बताओ, पहले तो ये कार्बन सिर्फ यहीं पर फोकस कर रहा था, मीन्स अगर इसका फोकस सिर्फ यहीं पे है, आप वैसे भी समझ सकते हो वैसे कॉन्सेप्ट से कि अगर इसका फोकस सिर्फ यहीं पे है तो ऑब्वियस थिंग है कि ये बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होगा, और अगर ये बॉन्ड स्ट्रॉन्ग है तो इसकी बॉन्ड लेंथ क्या होगी, स्मॉल होगी, ठीक है। लेकिन अब हुआ क्या है, एक मेटल एटम भी आके इससे अटैच हो गया, अब इसका फोकस इन दोनों पे है, अब इसको दोनों को एडजस्ट करना पड़ रहा है, तो यहाँ पे जिसका फोकस है वो कम हो गया, मीन्स इसकी स्टेबिलिटी कम हो गई और इसकी बॉन्ड लेंथ क्या हो जाएगी, लार्ज, ठीक है। तो वही कॉन्सेप्ट यहाँ पे है। अगर फ्री इथाइलिन की बात करूँ तो सारे इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो सिर्फ इस मॉलिक्यूल के अंदर होते हैं और बॉन्ड काफ़ी स्ट्रॉन्ग होता है, और बॉन्ड काफ़ी स्ट्रॉन्ग है तो जो लेंथ होती है वो काफ़ी शॉर्ट होती है। अब जब ये अटैच हो जाता है प्लेटिनम से और बॉन्ड फॉर्मेशन करता है, बैक बॉन्डिंग फॉर्म करता है, तो जो इसके इलेक्ट्रॉन्स हैं वो कहाँ पे इन्वॉल्व हो रहे हैं, इनटू द सिग्मा बॉन्ड फॉर्मेशन विद प्लेटिनम, ठीक है। और इसकी वजह से इसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो रही है, मीन्स इसकी बॉन्ड स्ट्रेंथ वीक हो रही है, और बॉन्ड स्ट्रेंथ वीक हो रही है मीन्स इसकी लेंथ जो है, कार्बन कार्बन जो लेंथ है वो लार्ज हो रही है, ठीक है। तो एक रीजन तो ये है इस चीज को समझने का। दूसरा रीजन आप बॉन्ड ऑर्डर से भी समझ सकते हो। फॉर एग्जाम्पल देखो, आपको एक बात पता है कि बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स हमेशा स्टेबल होते हैं एज कम्पेयर टू एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स, ठीक है। और बॉन्ड ऑर्डर क्या होता है, बॉन्ड ऑर्डर आप फाइंड आउट करते हो हाफ ऑफ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स माइनस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एंटी बॉन्डिंग। इससे आप ये बॉन्ड ऑर्डर आप ऐसे फाइंड आउट करते हो। और एक चीज ये है कि जिस भी मॉलिक्यूल का जितना ज्यादा बॉन्ड ऑर्डर होगा वो उतना ही ज्यादा स्टेबल होगा, ठीक है। अब देखो ये वाला चीज समझो, यहाँ पे जो बॉन्डिंग में ऑर्बिटल्स है इथाइलिन मॉलिक्यूल में वो डोनेट कर रहा है किसको, प्लैटिनम को, मीन्स खुद को अनस्टेबल कर रहा है कि अपनी बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स प्लैटिनम को दे रहा है, खुद को अनस्टेबल कर रहा है, बॉन्ड लेंथ इंक्रीज करवा ली, ठीक है। अब प्लैटिनम पे हो गई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा हो गई तो प्लैटिनम वापस से बैक डोनेट कर रहे हैं, लेकिन बैक डोनेट कहाँ पे कर रहा है वो, एंटी बॉन्डिंग में। मैंने बोला ना कि पाई स्टार में डोनेट कर रहा है वो, मीन्स एंटी बॉन्डिंग में जो है वो इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट कर रहा है, ठीक है। अब एंटी बॉन्डिंग में अगर इसके इलेक्ट्रॉन्स डोनेट होंगे तो क्या होगा, आपका बॉन्ड ऑर्डर डिक्रीज होगा। आप इस फॉर्मूले से रिलेट करके देखो, अगर एंटी बॉन्डिंग में इंक्रीज होंगे, बॉन्डिंग में डिक्रीज होंगे तो यहाँ भी माइनस है, ठीक है। तो क्या होगा, आपका बॉन्ड ऑर्डर डिक्रीज होगा। बॉन्ड ऑर्डर डिक्रीज हो रहा है मीन्स इसकी स्टेबिलिटी डिक्रीज हो रही है, मीन्स बॉन्ड लेंथ इंक्रीज होगी। तो आप बॉन्ड ऑर्डर के कॉन्सेप्ट से भी एक्सप्लेन कर सकते हो, ठीक है। और इन दोनों इफेक्ट का रिजल्ट क्या होता है कि आपकी जो बॉन्ड लेंथ है वो वीक हो जाती है। आपका जो फ्री इथाइलिन है इसमें आपकी जो बॉन्ड लेंथ है वो होती है 133 पिकोमीटर, ओके। और यहाँ पे कितनी होती है, 137 पिकोमीटर। तो देख रहे हो कितनी बॉन्ड लेंथ इंक्रीज हो गई, ठीक है। और हमेशा याद रखना कि जो बॉन्ड लेंथ, जो ये सिनर्जेटिक इफेक्ट का कॉन्सेप्ट होता है, जो ये पाई बैक बॉन्डिंग का कॉन्सेप्ट होता है, ये मेटल लिगेंड बॉन्ड को स्ट्रॉन्ग बनाता है, ठीक है। मेटल लिगेंड बॉन्ड को स्ट्रॉन्ग बनाता है, लेकिन जो बॉन्डिंग होती है लिगेंड मॉलिक्यूल के अंदर इटसेल्फ उसको वीक कर देता है। आपने कार्बोनिल में भी एक चीज समझी थी कि जो मेटल कार्बोनिल बॉन्ड तो स्ट्रॉन्ग हो गया था पाई बैक बॉन्डिंग की वजह से, लेकिन जो कार्बन की अटैचमेंट थी ऑक्सीजन के साथ वो वीक हो गई थी, ठीक है। तो हमेशा याद रखना पाई बैक बॉन्डिंग मेटल और लिगेंड के बॉन्ड को स्ट्रॉन्ग करती है, लेकिन लिगेंड के अंदर जो उसके खुद के बॉन्ड है उसको वीक करती है, ठीक है। तो ये सब था। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपसे ये पूछा जा सकता है। सेकंड क्वेश्चन आपसे ये पूछा जाता है कि जो ये आपका इथाइलिन मॉलिक्यूल है, ठीक है, ये प्लैटिनम के परपेंडिकुलर क्यों है, क्या ये प्लेन में नहीं हो सकता? तो इसका रीजन भी बैक बॉन्डिंग ही है। अब वो समझते हैं कि हम उस चीज को एक्सप्लेन कैसे करेंगे। सिंपली बैक बॉन्डिंग तो लिख के नहीं आएंगे ना। तो देखो, जो आपके dxy, dyz एंड dzx, जो ये आपके तीन फील्ड ऑर्बिटल्स होते हैं मेटल एटम के, ये इन्वॉल्व होते हैं इनटू द बैक बॉन्डिंग, ठीक है। तो ये तीन आपके ऑर्बिटल्स होते हैं जो कि बैक बॉन्डिंग में इन्वॉल्व होते हैं, जो आपके पाई एंटी बॉन्डिंग है, लिगेंड के पाई एंटी बॉन्डिंग है इथाइलिन के, उसमें अपनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को डोनेट करते हैं, ठीक है। लेकिन जब आपका इथाइलिन मॉलिक्यूल परपेंडिकुलर होता है तो आपके dyz और dzx दोनों ही डोनेट कर सकते हैं। वो सिमेट्री इफेक्ट है, सिमेट्री की वजह से, ठीक है।
और जब प्लेन में होता है तो सिर्फ dxy ही डोनेट कर सकता है। तो ऑब्वियसली जब दो ऑर्बिटल्स इन्वॉल्व होंगे तो जो स्कोप है बैक बॉन्डिंग का वो ज़्यादा बेटर होगा एज कम्पेयर टू जब एक d ऑर्बिटल इन्वॉल्व होगा। ठीक है, तो फॉर बेटर बैक बॉन्डिंग, फॉर द बेटर स्कोप ऑफ बैक बॉन्डिंग, आपका जो ये इथाइल मॉलिक्यूल होता है वो क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है प्लैटिनम के, क्योंकि जब परपेंडिकुलर होता है तो dy और dz दोनों ही d ऑर्बिटल्स इन्वॉल्व होते हैं बैक बॉन्डिंग में। जब प्लेन में होता है तो आपका एक इन्वॉल्व होता है। ठीक है, उसके बाद इसी कॉन्सेप्ट से हम एक क्वेश्चन को और एक्सप्लेन कर सकते हैं, जो कि ये है कि क्या जो इथाइल मॉलिक्यूल है वो रोटेशन कर सकता है। इस रोटेशन ऑफ इथाइल मॉलिक्यूल इज अलाउड इन जेजर सोल्ट। तो आपका आंसर होगा यस, इट इज अलाउड, बिकॉज अगर वो प्लेन में है तब भी बैक बॉन्डिंग हो रही है, बट हाँ वो कम हो रही है, और अगर वो परपेंडिकुलर तब भी बैक बॉन्डिंग हो रही है, बट वो ज़्यादा हो रही है, लेकिन बैक बॉन्डिंग दोनों ही केसेस में हो रही है। इट मीन्स रोटेशन अलाउड है, रोटेशन हो सकती है। ठीक है, प्रोहिबिटेड नहीं है वो। तो थर्ड क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि जो आपका ये मॉलिक्यूल है इसके अंदर प्लैटिनम 3 क्लोरीन से अटैच है, लेकिन जो ये वाली बॉन्ड लेंथ होती है ना, जो कि वो वाली बॉन्ड लेंथ जो ट्रांस पोजीशन पे है, ठीक है, मीन्स वो वाला क्लोरीन जो ट्रांस पोजीशन पे इथाइल मॉलिक्यूल के, उसकी बॉन्ड लेंथ ज़्यादा होती है। ठीक है, सो द बॉन्ड लेंथ ऑफ दैट प्लैटिनम क्लोराइन बॉन्ड विच इज अटैच टू ट्रांस टू दिस इथाइल ग्रुप वो ज़्यादा होती है। रीज़न यही है, ट्रांस इफेक्ट का रीज़न आता है यहाँ पे। ठीक है, कि जो आपके प्लैटिनम के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो यहाँ पे ज़्यादा इन्वॉल्व है, यहाँ पे वो इसलिए क्योंकि पाई बैक बॉन्डिंग हो रही है। पाई बैक बॉन्डिंग की वजह से जो प्लैटिनम के इलेक्ट्रॉन्स है वो इस वाले बॉन्ड में ज़्यादा इन्वॉल्व है, जिससे कि ये वाला जो बॉन्ड है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो गया है। ठीक है, और ये स्ट्रॉन्ग हो गया है तो इसका जो ये वाला बॉन्ड है वो वीक हो गया है बिकॉज ऑफ ट्रांस इफेक्ट। समझ में बात? तो ये सारे क्वेश्चंस हैं जो इस पार्ट से पूछे जाते हैं, तो ये सब हमें समझना है जेजर सोल्ट के बारे में। आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड टेक केयर, बाय बाय।